नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति की आज होगी अहम बैठक। देश में रिकवरी रेट पहुंचा 70%, मृत्यु दर घटकर हुई 1.98%। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में किया एक आतंकी को ढेर, एक सुरक्षाकर्मी हुआ शहीद। तलाशी अभियान जारी। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन। कहा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी का साहसी और ओजस्वी नेतृत्व युवाओं के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का स्रोत। पूर्वी बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ हुई उग्र। जवाबी पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, 110 गिरफ्तार। प्रभावित क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च। प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा ये प्लेटफॉर्म। आज मनाया जा रहा है विश्व हाथी दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर किया हाथियों पर एक वीडियो साझा और कहा, भारत में 60% जंगली एशियाई हाथी भारतीयों की जानवरों के प्रति सहिष्णुता और स्नेह के कारण। और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। पूरा देश भक्ति और श्रद्धा के साथ मुरलीधर की आराधना में डूबा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। कम बरसात और रजबाई में पानी न आने के कारण विकास खंड के दर्जनों गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी पानी नहीं छोड़ा गया तो वे अपने परिवार सहित रजबाई किनारे भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। किसानों ने मथुरा जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा है कि हमें पानी दो या फिर पॉइजन। बुधवार को चौमुआ विकासखंड के कई गांवों के दर्जनों किसान चौमुआ सिहाना मार्ग पर इकट्ठे हुए। किसानों ने बताया कि साफ सफाई न होने के कारण रजबाह महीनों से जलकुंभियों से भरा पड़ा है। रजबाहे में 1.5 माह से पानी नहीं आया। किसान अपनी धान की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। बरसात और रजबाह के पानी के भरोसे ही किसानों ने धान की रोपाई की थी, लेकिन न बरसात हुई और न ही रजबाहे में पानी आया। इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कई माह से रजबाहे की स्थिति को देखा तक नहीं है। रजबाह की साफ सफाई के नाम पर अधिकारी खाना पूर्ति करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो 24 घंटे के अंदर पानी छोड़ें, वरना सभी किसान परिवार भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। चौमुआ में क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी ये है, 1.5 महीना से शेरगढ़ रजबा में पानी नहीं आ रहा है। बार बार हम एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से, जेई साहब से शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोनों को भी रिसीव नहीं करते और फिर ये कह देते हैं पानी नहीं, ऊपर डिमांड है, ऊपर ज़रूरत है, यहाँ पानी की क्या ज़रूरत है। हमारे 19 मील में पानी नहीं आ रहा है 1.5 महीना से। ना हमारे पशुओं को पानी मिल रहा है, ना पक्षियों को, ना हम किसानों को। हमारी फसल चौपट रह रही है। अब हम क्या करें? हम डीएम साहब से, एक्शन साहब से अनुरोध कर रहे हैं, या तो हमारा 24 घंटे के अंदर शेरगढ़ रजबा में 19 मील पे पानी आना चाहिए, जो 60 क्यूसेक्स है। यहाँ हमें 1 क्यूसेक्स भी पानी नहीं मिल रहा है, 1 ग्राम पानी नहीं मिल रहा है। नहीं तो कल से हम यहीं पर शेरगढ़ रजबा पर ही अपनी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। तो ये पानी कहाँ से अवरुद्ध है? ऊपर से ही है? पानी ऊपर से पैगाम झाल रुक जाती है और लाड़पुर झाल रुकती है, और वहाँ पे वो बंदा लगा लेते हैं। यहाँ से वहाँ खोलने जाते हैं तो वहाँ लोग हथियार ले लेके, कुछ दिन पहले हमारे अकबरपुर के, तरौली के 10 गांवों के किसान गए, अवैध हथियार ले लेके उन पर हावी हो गए। एसडीएम साहब से शिकायत हुई तो एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पे गश्त लगाने की कहा, और फिर कोई यहाँ तक पानी नहीं आया है। अब आप अपनी फसल की सिंचाई किस तरह से कर पा रहे हैं? अब हमारी फसल सूख रही है, चौपट रह रही है फसल हमारी। हम किससे करें? बोरिंग के पानी सभी खा रही हैं। क्या करें? पानी है ही नहीं। बोरिंग के पानी सभी खा रही हैं और बोर बस ठहरे। अब बोर कराने के लिए पैसा लाएं कि अपने पेट पालन के लिए। लॉकडाउन में
अभी हमारे डीएम साहब से कोई किसान गए अकबरपुर के, बता रहे, मैं तो था नहीं, तो डीएम साहब ने कहा कि इतनी भीड़ क्यों आए हो, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। तो पानी वहीं पर रुक जाता है बार बार। और सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आज तक 2 माह के अंदर में आज तक अपनी साइड पर ये नहीं देखा है कहाँ रजबा में बंदा लगा हुआ है, कहाँ ये अटो भयो, कोई सुनवाई नहीं है। ये जलकुंभियाँ ये कब से ये जलकुंभी हमारी 6 महीना हो गए, बातें जेसीबी से पॉपुलर से सफाई हुई थी, कहीं हुई कहीं नहीं हुई, पूरी तरह सफाई पूरी तरह सफाई नहीं हुई, नहीं होती है सफाई पूरी तरह। अभी आप फसलों की किस तरह सिंचाई कर पाएंगे? क्या क्या उम्मीद की जा रही है? फसल हो पाएंगी? हमारी फसल नहीं हो पा रही, हम चौपट है, ट्रैक्टर से खेत जोते जाएंगे, सब जुताई हो रही है हमारी फसल की, जो हमने एक बीघा में 10-10, 15-15 हज़ार की लागत लगाए हुए हैं, डीजल फूंक के कहाँ से लाएं? लॉकडाउन में सभी काम धंधे, हमारी मजदूरी भी बंद है, कहाँ से मजदूरी करें, कहाँ से डीजल के लिए पैसा लाएं, जो डीजल आसमान को छू रहा है। तो हम इस कारण सभी किसान इस पे आए हैं कि वैसे नहीं, या तो प्रशासन हमें पानी दे दे 24 घंटा के अंदर, नहीं तो हमको पॉइजन दे दे, जिससे हम किसी से कह नहीं पाए। सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा है कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को आज तक के लिए निलंबित किया था। केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर लगातार सुधार कर रही है और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल तरीके से वास्तुकला शिक्षा विनियमन 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि COA को वास्तुकला के खजाने से प्रेरणा हासिल करनी चाहिए और भारत को फिर विश्व नेता बनाने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने चाहिए। कृषि अनुसंधान के नए पुराने सभी डेटा अब डिजिटली उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ सहित 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि संस्थाओं की मान्यता ऑनलाइन हो सकेगी, साथ ही पारदर्शिता भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए यूपी सरकार का कोई भी निवासी जरूरी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। यही नहीं, पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि आवेदक को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र पर सभी सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासबुक, आधार कार्ड की छाया प्रति, निवास के संबंध में प्रमाण पत्र की आय का विवरण, समस्त सदस्यों की आधार कार्ड संख्या, परिवार में बिजली, घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति के दस्तावेज जमा करने होंगे। खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मेन्यू डाउनलोड फॉर्म के विकल्प आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करके राशन कार्ड का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। नए राशन कार्ड आवेदन और पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है, जो आवेदक को जनसेवा केंद्र संचालक को भुगतान करना पड़ेगा। नए राशन कार्ड आवेदन और पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन के पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर राशन कार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। राशन कार्ड आवेदन स्वीकृत होने और जारी होने की सूचना आवेदक को SMS के जरिए दी जाएगी। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के धन शोधन गिरोह में कथित तौर पर शामिल रहने को लेकर कुछ चीनी नागरिकों और उनके स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे हैं। CBDT ने बताया है कि ये धन शोधन शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके किया गया है। आरोप है कि कुछ भारतीयों की मदद से इन चीनी नागरिकों ने कई शेल कंपनियों को बनाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन किए थे। जांच के दौरान पता चला कि चीनी नागरिकों की जाली कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों की मदद से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गैर कानूनी लेन देन किए गए। छापे की कार्रवाई में बैंक कर्मचारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सक्रिय संलिप्तता से हवाला लेन देन और धन शोधन के संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। केंद्र ने मंगलवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में मासिक किस्त के तहत 14 राज्यों को 6195 करोड़ जारी किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है।
ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत 5वीं किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। जिन 14 राज्यों को अनुदान दिया गया है वो आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। कर्नाटक के बेंगलुरु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर पैगंबर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। देखते ही देखते हिंसा भड़कने लगी। हिंसा भड़कने के बाद पुलिस पर पथराव और आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ पोस्ट डाली थी। कांग्रेस विधायक पुलकेशी नागर के एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी केजी हल्ली थाने के पास इकट्ठे हुए। उसी समय उन्होंने विधायक के मकान पर पथराव कर दिया। आसपास खड़े वाहनों को आग लगा दी। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि फेसबुक पोस्ट के बाद लोग उस इलाके में इकट्ठा हो गए। ऑफिसर ने उन्हें हालात समझाने की कोशिश की। वो तत्काल गिरफ्तारी और अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। जब उन्हें समझाया कि ये इस तरह नहीं हो सकता तो वह भड़क गए और पत्थरबाजी करने लगे। वाहनों में आग लगा दी, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक ग्रुप बेसमेंट में गया और वहां खड़े करीब 200-250 वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके तुरंत बाद भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को शांत करने के लिए अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वो भी भीड़ का निशाना बन गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने विधायक के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आगजनी और पथराव कर रहे 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच हो रही है, लेकिन तोड़फोड़ से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस बिहार के कटिहार से दिल्ली जा रही थी। यात्रियों में ज़्यादातर बिहार के रहने वाले लोग थे। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 106 के पास बस का डीजल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से बस चालक ने एक्सप्रेसवे के किनारे बस को खड़ा कर दिया। बुधवार सुबह करीब 7 बजे एक आयसर कैंटर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कैंटर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। बस में टक्कर लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कैंटर चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग फटल हो गए हैं और 4-5 लोग कैजुअल्टी हैं। कैजुअल्टियों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेज दिया है। जेपी कंपनी की एम्बुलेंस प्लस 108 की 2 एम्बुलेंस की मदद से उनको हॉस्पिटल भेज दिया है, और जो फटल हुए हैं उनको 108 एम्बुलेंस की मदद से मथुरा हॉस्पिटल भेज दिया है। क्या पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है? हाँ, पुलिस मौके पे पहुंच गई है। 112 की पुलिस पहुंची है। टोल प्लाजा मथुरा की पुलिस पहुंची है। टोल प्लाजा मथुरा इंचार्ज पहुंचे हैं। ये घटना का कारण क्या रहा है? घटना का कारण बस जो है उसका तेल ख़त्म हो गया था। बस ग्रीन शोल्डर पे खड़ी थी और ट्रक जो पीछे से आया वो नींद में था, उसने पीछे से बस में ठोक दिया। यमुना एक्सप्रेस वे के 105 माइलस्टोन पे तो आगरा से नोएडा की तरफ रास्ता जाता है यमुना एक्सप्रेस में। उस पर एक बस थी जो कटिहार से दिल्ली जा रही थी। इस पे लेबर सवार थे, लोग जा रहे थे, इस पे लेबर थे, और ये गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया था। साइड में खड़ी थी गाड़ी
और कुछ लोग दातून वगैरह कर रहे थे साइड में खड़े होके। इतने में पीछे से एक कैंटर आया जिसमें लोहे का सामान लोड है, इसने टक्कर मार दिया है, जिसमें बस के 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। और कैंटर का जो क्लीनर था उसकी डेथ हो गई है और 2 लोग कैंटर के भी घायल हो गए हैं। तो कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल मथुरा भिजवाया गया है और जिनकी डेथ हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। सर हम लोग यहाँ से मतलब आ रहे थे, गाड़ी का अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया। ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी रोका, बोला भाई यहाँ पे आधा घंटा रुको, यहाँ से जो है 5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है हम जाएंगे वहाँ से तेल लेके आएंगे, उसके बाद जाएगा गाड़ी यहाँ से। तो ये ड्राइवर क्या साइड में गाड़ी लगा दिया। साइड में गाड़ी लगाने के बाद जो है क्या होता है ड्राइवर चला गया पेट्रोल लाने के लिए। तो आदमी लोग जो 2-4-5 आदमी निकल के बाहर में हवा लगा रहा था साइड में खड़े होके। इतने में क्या हुआ, हम भी आगे केबिन में बैठे हुए थे, ठीक है। पीछे से आया गाड़ी, वो बड़ी वाली ट्रक जो देख रहे, पीछे से आया, वो धक्का मार दिया। जो पीछे आदमी था और वो केबिन के नीचे जो पीछे धक्का मारा, नीचे से आदमी गिरा, जो अंदर बैठा था आदमी नीचे से गिरा। मतलब 7-8 बंदे हमारा घायल हुआ, 3 बंदे एक्सपायर कर गए अभी स्पॉट डेट में, ठीक है सर। बस यही है, जो बंदे एक्सपायर कर गए उसको जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया। तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी सर कटिहार जिले से जगदेशपुर पंचायत से पेट्रोल पंप से निकला है। कहाँ जा रही थी ये दिल्ली जा रहे थे, द्वारका। कोरोना के वैश्विक संकट के बीच आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरा देश हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उल्लास में डूबा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार लगातार 2 दिन 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन, बलदेव सभी तीर्थ स्थलों के मंदिरों में कोरोना के मद्देनजर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों के मंगल स्वास्थ्य की भी कामना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं जो न्यायप्रिय, संवेदनशील और करुणामय हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन आपके और आपके स्वजनों में जीवन में खुशहाली, उल्लास, स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य विराटता में तीनों गुणों का योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग उन्हीं की विराटता के आयाम हैं। निष्काम कर्म के अधिष्ठाता देवता श्री कृष्ण आसक्ति और आसक्तता के अंतर में व्याप्त है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की पावन पर्व पर शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन को खुशहाली और आरोग्य से समृद्ध करने की प्रार्थना की है। मैनपुरी में बिछवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी के साथ 3 माह पूर्व गांव के ही अधेड़ ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। शिकायत करने पर किशोरी और उसके परिजनों को मारने की धमकी दी गई। डर के चलते किशोरी ने घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन 2 दिन पूर्व अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जांच कराई गई तो किशोरी गर्भवती निकली। ये खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। थाने पहुंचे पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि देर रात किशोरी को लेकर थाने पहुंचे पिता ने तहरीर देकर जानकारी दी कि 55 वर्षीय रामकिशोर पांडे ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ 3 माह पूर्व दुष्कर्म किया था। हम अपने छोटे भाई के साथ खेत पे गए थे जी। कब गई थी? 17 मई को। हाँ, फिर 17 मई को गए थे तो रामकिशोर आया, मेरे छोटे भाई का गला दबा दिया, डरा धमका के घर भगा दिया। हाँ। और मुझे जबरदस्ती अपनी मड़ी पर ले गया। ठीक। वहीं पे मेरे साथ बलात्कार किया। पुत्री अपने भाई के साथ खेतों पर गई थी। शिकायत करने पर पिता को जहर देकर मारने की धमकी दी गई। 2 दिन पूर्व किशोरी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो परिजन उसे चिकित्सक के पास ले गए।
पूछताछ और जांच में किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई। थाना प्रभारी ने पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले उल्टी भाई हाँ उल्टी में तो हमने बूझी हाँ कि तभी क्या बात है भाई, तबीयत खराब है का? हाँ तो कि नहीं मेरे पेट में हमसे नहीं आ रहे हैं, हाँ फिर तो मैं ना हो गई। हाँ फिर हाँ, तब बताइए भाई, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना बताइए। तो किसने उसके साथ ये गलत काम किया? राम राम से? हाँ राम किशोर। राम किशोर। ये कल बिछवा थाने पर एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जो ग्राम दिल्लीपुर केलई है वहाँ से, और उसमें ये आरोप लगाया था गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा एक 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस तहरीर पर थाना बिछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। इसमें जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। तो सर जानकारी मिली है कि क्या गर्भवती दोनों से गर्भवती भी है, ये क्या है? अभी ये मेडिकल का विषय है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जैसे ही मेडिकल प्राप्त होगा इस संबंध में चार्ज प्राप्त होगा। घटना हमीरपुर की है, जहां लंबे अरसे से मायके में रह रही बकरी पालन करने वाली वृद्धा की रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। सवेरे घर में खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया। थाना बिबौर कस्बे के केसपुरा मोहल्ले की 60 वर्षीय रामसखी करीब 30 सालों से अपने मायके में रह रही थी। उसकी शादी थाना कुरारा क्षेत्र के गांव में हुई थी। वृद्धा निसंतान और अपने पिता कृष्णा प्रजापति की 5 पुत्रियों में चौथे नंबर की थी। रामसखी का पति राजा राम मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसकी वजह से रामसखी ने बकरी पालन करके अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। घर पर अकेले होने के कारण रामसखी अपनी चारपाई के सिरहाने कुल्हाड़ी को रखकर सोती थी। अज्ञात हमलावरों ने सोते समय धारदार हथियार से रामसखी के गर्दन पर और चेहरे पर ताबड़तोड़ हमले करके हत्या कर दी। सुबह 7 बजे मृतका के चचेरे भतीजे बाबूलाल की पत्नी मालती देवी बुआ रामसखी के घर गई। घर के अंदर बुआ रामसखी की खून से लथपथ लाश देखकर चीख पड़ी, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची। थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि भतीजे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धारदार हथियार से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं एएसपी संतोष कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करके इस घटना के जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। मेरा नाम बाबूलाल प्रजापति है। कल रात में हम लोग अपने घर में सो रहे थे। हमारी बुआ जी के किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। सुबह मेरी पत्नी यहाँ पर आई, तब उनको मरी पड़ी हुई दिखाई पड़ी। तब उसने सूचना दी, तब हम लोग पुलिस को सूचना दिया। तो कोई रंजिश वगैरह थी? ना, हमारी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। किसी से भी बात है? ना किसी से नहीं है। हमारी बुआ है, करीब 30 साल से हम अपने घर पे रख के रहे। थाना बिवार में आज सुबह ये सूचना मिली कि कस्बे में ही रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला जो कि अपने घर पे अकेले रहती थी, उनकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड मौजूद है। कुछ लोगों को शंका के आधार पर पूछताछ हेतु थाने के लिए लाया गया है। अन्य फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए इसमें घटना के अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और थानेदार के बीच बुधवार को मारपीट हो गई। बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने आरोप लगाया कि गोंडा थाने में एसओ सहित 3 दरोगाओं ने मुझ पर हमला बोल दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। वहीं एसओ का कहना है कि विधायक ने ही सबसे पहले हाथ उठाया था। इस घटना के बाद थाने के बाहर विधायक समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तनाव को देखते हुए बाजार बंद हो गया।
मौके पर उच्चाधिकारी और अन्य विधायक भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिनों हुए झगड़े के एक मामले में थाने में बातचीत करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। विधायक ने कार्यकर्ता प्रकरण में रुपए लेकर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं विधायक और पुलिस में भिड़ंत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। विधायक समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी गोंडा थाने पहुंचे। दोनों पक्षों में बातचीत करके मामला शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच खबर है कि विधायक ने लखनऊ फोन करके हाईकमान को सारी घटना से अवगत कराया है। इस पूरे मामले को लेकर थाने पर मौजूद चौकीदार बत्तन लाल ने बताया कि इगलास से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी थाने पर आते ही गाली गलौज करने लगे थे। इसी बीच उन्होंने एसओ अनुज सैनी के गार पर थप्पड़ जड़ दिया। इसी के बाद दोनों के बीच खींचतान बढ़ गई। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पैर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसो तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ठीक है।